अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर बड़ी ही डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज से हमने एग्जाम्पल्स शुरू करनी हैं जिनके अंदर उन ऑर्गेनिज्म को एज एन एग्जाम्पल डिस्कस किया जाएगा हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो जाहिर है डियर स्टूडेंट्स, चूँकि बायोलॉजी के अंदर हम पहले सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू करते होते हैं ताकि हमें पता चले कि जब हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो क्या मॉडिफिकेशंस, क्या अडेप्टेशंस और क्या चेंजेस आने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है डाइजेशन इन अमीबा। अब आप लोग अमीबा का टैक्सोनोमिक स्ट्रक्चर अच्छी तरह से जानते हैं कि अमीबा एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। जब टू किंगडम सिस्टम को फॉलो करते थे उस टाइम पे अमीबा को एनिमल्स के अंदर ही रखा जाता था, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग अमीबा का टैक्सोनोमिक स्टेटस जो है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। So this is one of the best example by which we can understand the process of digestion, absorption, etc. Dear students, amoeba scientifically कहलाता है amoeba proteus और इसके अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस कर लिया था कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या चीज होती है। यानी जाहिर है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके एक ही सेल के ऊपर मबनी सारा का सारा सिस्टम है, इसी के अंदर ही डाइजेशन होगी और इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, अमीबा चूंकि कोई वेल डिफाइंड शेप का हामिल नहीं है, लिहाजा ये अपनी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को ही यूज करता है अपने लोकोमोशन के लिए भी या फूड को इंजेस्ट करने के लिए भी, जिन्हें हम सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ओवरऑल फूड ऑफ दिस प्रोटिस्ट? डियर स्टूडेंट्स, इसकी फूड छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पर मबनी है और इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर पर इसकी फूड मबनी है, बिकॉज इट इज इनहेबिटेंट ऑफ वाटर। पानी के अंदर रहने वाला ये ऑर्गेनिज्म है। अब वहां पर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स इसकी फूड का हिस्सा हैं, या ऐसा मैटर जो पार्टिकल्स पर मबनी हो उसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो कि वहां सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होता है या इवन फ्लोटिंग फॉर्म में भी मौजूद हो, वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इसकी फूड है। अब सबसे पहला काम है फूड का इंजेस्ट होना। आप यहां पे देखें, जो फूड है, फूड किसी भी साइड से ये इंजेस्ट कर सकता है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। सो जिस साइड पे भी फूड हो वो इसके साथ कांटेक्ट करके, इसका कांटेक्ट इसके ऊपर होता है और कांटेक्ट होने की वजह से इसने अपने सूडोपोडिया को इस फूड के इर्द गिर्द पहले कवर करके उसको इनटेक करना है, जैसे किसी चीज को पकड़ के इनसाइड लेके आया जाता है। सो इस हवाले से डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी फूड इनटेक करेगा, यानी इसकी इंजेक्शन है बाय द सूडोपोडिया फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। इस पिक्चर के अंदर देखें, ये जो फूड है ये ब्लू कलर के अंदर मैंने शो किया है। पहले जब ये बॉडी के नजदीक, ये फूड इसकी बॉडी के नजदीक आ जाता है तो ये अपने सूडोपोडिया को उसके गिर्द पहले लपेटने की कोशिश करता है। दूसरी पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने फूड को घेरे में ले लिया है बाय इट्स सूडोपोडिया। जब किसी चीज को यूं पकड़ लिया जाता है तो फिर उसको अपने अंदर लेके आया जाता है। सो बिल्कुल वही फार्मूला इसने अप्लाई किया हुआ है कि यहाँ पे फूड इसके नजदीक है। इस फिगर के अंदर हम देख रहे हैं
कि फूड थोड़ी सी गहराव के अंदर आ गई है, इसके इर्द गिर्द सूडोपोडिया जो है वो आ चुके हैं, हत्ता कि सूडोपोडिया आपस में फ्यूज होते हैं और वो फूड वैक्यूल की शक्ल में फूड अमीबा के साइटोप्लाज्म में आ चुकी है। अब ये इंजेक्शन का प्रोसेस जब हुआ तो इसके बाद अगला प्रोसेस हमने कल भी डिस्कस किया था कि डाइजेशन है। सो रिमेंबर दैट इट्स डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। आप लोग लाइसोसोम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोलिटिक और एसिड फास्फेटेजेस एंजाइम्स होते हैं, जिनकी वजह से वो मटेरियल जो सेल के अंदर आ जाता है उसकी डाइजेशन की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस दूसरी पिक्चर के अंदर देखें, पहला स्टेप ये है कि फूड पार्टिकल्स इसकी मेम्ब्रेन के साथ जैसे टच करते हैं या ये मेम्ब्रेन या ये ऑर्गेनिज्म उस फूड के नजदीक जा रहा होता है, तो जब इसके कांटेक्ट साइट के अंदर आता है वो, तो ये सूडोपोडिया बना लेता है और फूड वैक्यूल बनाने की ये कोशिश कर रहा होता है। सो इस पहले स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो फूड वैक्यूल जब बना तो इसका साइज काफी लार्ज है, लेकिन जब ये फूड वैक्यूल बनकर इनसाइड दी अमीबा आता है तो इसमें से काफी सारा पानी जो है वो रिलीज हो जाता है, लिहाजा पहले इसका साइज रिड्यूस हो जाता है। यानी फूड वैक्यूल जब बना पहले स्टेप पे उसका साइज बड़ा था, फिर साइटोप्लाज्म में आकर पानी रिलीज हुआ तो उसका साइज रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इसके बाद ये जो रेड डॉट मैंने शो किए हैं, ये रेड डॉट लाइसोसोम्स हैं। वो लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के अंदर अपने एंजाइम्स भेजते हैं, तो अब एंजाइम्स के आने से फूड वैक्यूल का साइज एक दफा फिर से बढ़ जाता है। यानी पहले स्टेप में फूड वैक्यूल का साइज बढ़ा, दूसरे स्टेप में साइज छोटा और तीसरे स्टेप पे साइज फिर से बढ़ा। हुआ क्या था कि पहले वो जो फूड इनटेक की उसमें पानी भी था, दूसरे स्टेप में पानी को निकाल दिया गया, साइज रिड्यूस हो गया। अब तीसरे स्टेप में लाइसोसोमल एंजाइम एंटर कर दिए गए, लिहाजा फूड वैक्यूल का साइज ओवरऑल इंक्रीज कर जाता है। एंड रिमेंबर दैट दिस डाइजेशन is actually softening and killing of the material। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसने इनटेक किया तो जाहिर है उसको किल करना है, और जो दूसरा कोई मटेरियल उसने अगर इनटेक किया तो उसको सॉफ्ट बनाना है। एंड दिस डाइजेशन टेक्स प्लेस एट pH 5.6। आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये 5.6 pH जो है ये एक एसिडिक pH है। इट मीन्स कि अमीबा के अंदर डाइजेशन जो शुरू होती है यहाँ पे pH 5.6 है और 5.6 pH एसिडिक है। एसिडिक pH ही अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो वहां पर अपने हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम को एसिडिक pH चाहिए, लिहाजा आपने सुना होगा कि वहां HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पे pH 5.6 पे ये डाइजेशन स्टार्ट होती है, और जब ये डाइजेशन ओवर हो जाती है तो तब थोड़ी सी pH अल्कलाइन हो जाती है, दैट इज अ pH 7.3। रिमेंबर दैट जब स्टार्ट हुई डाइजेशन pH 5.6 और जब डाइजेशन ओवर हुई दैट pH इज 7.3। अब यहां पे आके डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। I have told you what a digestion, that is the breakdown of complex substances into simpler one by the action of enzymes, digesting enzymes। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, जैसे हमने कल एब्जॉर्प्शन की बात की थी, तो इसी फूड वैक्यूल से छोटी छोटी कैनाल्स बाहर निकल आती हैं। दीज आर कॉल्ड फाइन कैनाल्स। कैनाल आप लोग जानते हैं, लफ्ज कैनाल किसी नहर को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे फूड वैक्यूल डाइजेस्टेड मटेरियल लिए हुए उसको साइटोप्लाज्म के अंदर ये मटेरियल फैलाना है। सो स्टूडेंट्स, यहां से फाइन कैनाल्स निकलती हैं, इसलिए निकलती हैं कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो इस अमीबा के साइटोप्लाज्म के हर पॉइंट में पहुंचाया जा सके। सो इस तरह से इसके अंदर ये सारी की सारी डाइजेशन जो है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है। लास्ट स्टेप उसके अंदर क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा उसको बॉडी के किसी भी पॉइंट से निकाला जा सकता है, जहां पे भी वो फूड वैक्यूल अपना मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता है।
एक्चुअली कुछ हायर बुक्स के अंदर उस फूड वैक्यूल को बाद में कहा जाता है इजेशन वैक्यूल। आपके इस कोर्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इजेशन वैक्यूल कौन सा वैक्यूल होगा? अब वो वैक्यूल जिसके अंदर महज अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो वैक्यूल बनेगा और वो आकर मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज कर देगा। दिस इज ओवरऑल इजेशन। सो undigested waste material is removed by the egestion, from where this is egested at any point into the surrounding water। चूंकि मैंने आपको पहले बताया ये पानी में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, तो चूंकि किसी भी जगह से इसकी मेम्ब्रेन से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है इनटू दी सराउंडिंग वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी समरी फिर से देख ली जाए इसी डायग्राम के अंदर, पहले स्टेप में फूड के साथ कांटेक्ट हुआ, फूड वैक्यूल बनना शुरू हुआ, फूड वैक्यूल बना, साइज लार्ज था। जब फूड वैक्यूल बॉडी के अंदर आता है, इससे पानी रिलीज होने की वजह से साइज इसका डिक्रीज कर जाता है। फिर अगले स्टेप में लाइसोसोमल एंजाइम्स के एंटर हो जाने की वजह से इसका साइज एक दफा बढ़ जाता है, डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। मुकम्मल होने के बाद इस फूड वैक्यूल से फाइन कैनाल्स रेडिएट करती हैं, यानी कि निकलती हैं, और पूरे साइटोप्लाज्म में वो डाइजेस्टेड फूड जो है उसको पहुंचाया जाता है। अल्टीमेटली एंड पे क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इजेशन वैक्यूल की शक्ल में मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। सो दिस इज ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ ingestion, digestion, absorption, assimilation, distribution and ejection takes place. So dear students, उम्मीद है आपको यहाँ तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है ये समझ आई होगी। बेसिक प्रिंसिपल ऐसा ही रहेगा, बस आगे जाके ऑर्गेनिज्म्स थोड़े से कम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, लेकिन वही 5 स्टेप जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, कौन कौन से, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है। आप कंसेप्ट्स क्लियर करें तो आगे आने वाले हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी यही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल ऑफ नॉलेज के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जितना भी डिस्कस किया है इसको याद करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।